वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुਰੂ जी की फतेह। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और साडा खिड़दा पंजाब की तरफ से हम सिख लीडरशिप में आज आपके सामने रूबरू करवा रहे हैं सरदार आत्मा सिंह जी लुबाना को, जो दिल्ली प्रबंधक कमेटी के जो गुरुद्वारा कमेटी है उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सत श्री अकाल सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे सिख राजनीति में आए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आत्मा सिंह लुबाना, मैं 95 ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ 84 ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ भी ਹੋਏ ਹਾਂ। सर जिमें तुसी कह रहे हो कि 1984 जो 84 के दंगे हुए थे उसमें अभी भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। हमने सर्वे किए हैं, जैसे तिलक विहार हम गए, तिलक नगर गए, वहाँ पे अभी भी लोग हैं जो 1984 के हैं, उनकी फैमिली जो अभी भी सरवाइव कर रही है। तो उसके बारे में उनकी जो समस्याएं अभी भी दूर नहीं हुई हैं, तो आगे आप क्या कैसे उसकी समस्याओं को हल निकालेंगे। देखो, ये इतना बड़ा, पहली बात तो ये है कि नरसंहार था ये, मतलब दंगा पीड़ित नहीं है ये, नरसंहार नस्ल कुशी हमारी की गई है। क्योंकि वन साइड पूरा प्रशासन, दिल्ली पुलिस और सारी सरकार ने मिलकर सिखों का कत्लेआम करवाया था और दिल्ली में लगभग 5,000 लोगों को यहाँ पे कत्ल किया गया और 10,000 लोग इंजर्ड हुए थे और कम से कम भी 20,000 लोग जिनका माली नुकसान हुआ है, उनका ट्रांसपोर्ट का, फैक्ट्रियों का, घर का नुकसान हुआ था, वो लोग हुए हैं। और हमने शुरू से ही मतलब ये हमने डिमांड रखी थी कि इनको मतलब रिहेबिलिटेशन किया जाए। तो शुरू में ही मैंने इसको आज तक, जो बीच में काफ़ी जत्थेबंदी आई, बीच बीच में वो छोड़ फाड़ के चली गई हैं, लेकिन मैं शुरू से ही 85 से ही लगा हुआ हूँ और मैं खुद विक्टिम हूँ। हमारे परिवार में 11 लोगों का शहीदी हुई थी परिवार के अंदर, तो मैंने अच्छे से इसको देखा है अपने आँखों के सामने और भगवान ने हमारे को मतलब मौका दिया, तभी हम बचे, नहीं वरना हम तो बहुत इस दुनिया में नहीं होते। लेकिन शुरू से ही हमने प्रण किया था कि हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जब एक समा वो था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, उसके आगे कोई भी सिख लीडर, चाहे पंजाब की सिख लीडर हो या दिल्ली की हो, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था, लेकिन हमने उसकी आवाज़ उठाई। और सबसे पहले मैंने 2 नवंबर 1989 89 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो मैंने तिलक विहार में विश्वनाथ प्रताप सिंह को एज ए प्रधानमंत्री तिलक विहार में बुलाया था कि हमारी जो 84 के जो सिख शहीद परिवार है उनका कोई पुनर्वास के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाए। लेकिन जो उनके साथ रूलिंग पार्टी में जो पार्टियां अटैच थी, जिनके समर्थन से वो बने थे, उन्होंने उनका समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन फिर भी वो कहने लगा कि मैंने कमिटमेंट की है, मैं आपका फ़ायदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। और जब वो आए थे तो उन्होंने 1,000 रुपये महीना इनकी विधवाओं की पेंशन उन्होंने शुरू की थी और हमने काफ़ी सारी बातें उनको
कही थी, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई अनाउंसमेंट कर सकूं, क्योंकि मेरी सरकार ही अल्पमत में है, तो वो नहीं कर पाया। लेकिन उसके टाइम पे हमने कोशिश की थी कि जो हमारे 84 के जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होए। तो उन्होंने सीबीआई को जब इन्होंने रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बाद में जब लीपापोती करने की कोशिश की, तो हम 90 दिन के लिए हमने बोट क्लब के ऊपर धरना लगाया था। और उसके नतीजे स्वरूप इन्होंने एमएल जैन AK बनर्जी कमेटी बनाई थी कि उन्होंने कहा था कि आप जो है इसमें फ्रेश एफिडेविट दे सकते हो। तो हमने एमएल जैन AK बनर्जी को हमने 87 में जो है हमने एफिडेविट जमा करवाए थे। उनके बिहाफ के ऊपर सज्जन कुमार की अरेस्ट करने के लिए सीबीआई सज्जन कुमार को उनके घर गई थी 90 के अंदर। और इतना ये गुंडा और बदमाश था कि सीबीआई की एक जिप्सी और एक कार को उन्होंने जला दिया। और उनको खुद को सीबीआई के अधिकारियों को उन्होंने को बंधक बना लिया था। और सज्जन कुमार अग्रिम जमानत लेने में कामयाब हो गया था, क्योंकि सरकार भी इनकी दिल्ली के अंदर भी थी, पूरे अपने इंडिया में थी उनकी सरकार। तो सारा उनका अप्रोच, उनका पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने अग्रिम जमानत कर ली थी। और वो मतलब किसी भी तरह से मतलब अरेस्ट होने से बच गए थे। लेकिन जब नानावती कमीशन बना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नानावती कमीशन बनाया था। उसकी रिपोर्ट 2005 में अगस्त में आई थी। और जब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 8 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने जब वो शिवराज पाटिल तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने जो रखी, तो उसमें उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट में बोल दिया कि कांग्रेस का किसी का भी हाथ नहीं है। तो उसका हमने विरोध किया था। सबसे पहले पीड़ित परिवारों ने ही किया था। और हमने पार्लियामेंट के बाहर इंडेपेंडेंट धरना लगाया था। और उसके देखते हुए विपक्ष ने भी पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। पार्लियामेंट के अंदर बहुत डिबेट हुई। जो इनके सहयोगी पार्टी थे यूपीए सरकार के, उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज किया कि आप लोगों ने बहुत गलत किया है, इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने चारों तरफ घिर गए थे तो उनको मनमोहन सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ी, जबकि सोनिया और राहुल को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, प्रियंका को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने हमारे सिख से ही, सरदार से ही माफ़ी मंगवा के इसको लिपापोती करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि इनके खिलाफ जो दोषी हैं बड़े बड़े कांग्रेस के, जैसे सज्जन कुमार है, टाइटलर है, कमलनाथ है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2005 के अंदर 4 FIR सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज हुई थी और एक टाइटलर के खिलाफ दर्ज हुई थी, जो बाड़ा हिंदू राव थाने में दर्ज है। और उनके खिलाफ जो एक दिल्ली कैंट में हुई थी और 3 FIR सुल्तानपुरी थाने में हुई थी। एक केस के अंदर, उसी केस के अंदर सज्जन कुमार जो है आज भी जेल में है। और 2013 में जब मनजीत सिंह जी के दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान थे, उस टाइम उनको क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन मैंने उसमें हस्तक्षेप करके हमने उसमें जो है हाई कोर्ट में अपील डाली थी। और अपील की सुनवाई 2018 में शुरू हो गई थी। गीता मित्तल जी जज थी और उन्होंने इसकी सुनवाई की और हमारे को लगा कि हमारे को ये न्याय देगी। 17 दिसंबर 2019 को सज्जन कुमार को आजीवन कारावास हुआ। आज भी वो जेल के अंदर है। और दूसरा केस सुल्तानपुरी का जो है अभी वो फाइनल आर्गूमेंट के ऊपर चल रहा है। और उसमें डिफेंस और सीबीआई ने अपने आर्गूमेंट उन्होंने पूरे कर दिए हैं। अब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की 5 जनवरी की डेट है। 5 जनवरी को हम उसके ऊपर अपना पक्ष रखेंगे और हमारे को उम्मीद है कि इसमें इसको फांसी की सज़ा होएगी सज्जन कुमार को। टाइटलर जो कहता है कि मेरे को क्लीन चिट है, मेरे यहाँ पे सामने बोर्ड में लिखी हुई है 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर 2022 की उसकी डेट है राउज एवेन्यू कोर्ट में।
और उसमें जो है जज साहब ने 164 की स्टेटमेंट करने की ऑर्डर किए हुए हैं, और ऑर्डर होने के लिए सीबीआई ने दोनों आई विटनेस जो हैं उनसे उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, और वो अब कभी भी 164 की स्टेटमेंट कोर्ट में करा सकते हैं। और कमलनाथ का जो केस है वो मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने उन्होंने अपनी वो डाला हुआ है तरफ से, उसकी भी डेट डली हुई है। और कमलनाथ की कितने हैगी भाई, 20 फरवरी को कमलनाथ की कोर्ट में डेट है, और उसको भी बहुत जल्दी उसकी भी चार्जशीट होके उसको वो करेंगे, अक्यूज़ बनाया जाएगा और फिर ये चलेगा। हम बार बार सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जो है स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जो डे टू डे सुनवाई हो, लेकिन हमारे को पता है कि जब मोदी जी की सरकार आई है तो 2017 के अंदर नवंबर में मैं मोदी जी को मिला था, और मोदी जी से मैंने कहा था कि भाई हमारे को आपकी सरकार आने के बाद आज भी जजों का जो रवैया है वो उसी तरह से है, वकीलों का रवैया उसी तरह से है, सीबीआई का रवैया उसी तरह। मेरे को दोनों कंधों पे हाथ रख के मेरे को मोदी जी ने कहा था, और मीडिया में भी ये काफ़ी मतलब न्यूज़ चली थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको न्याय भी मिलेगा और ये अंदर भी जाएंगे, और उसके बाद सज्जन कुमार अंदर गया था। अभी हमें उम्मीद है कि ये दोनों जो हैं कमलनाथ और टाइटलर ये भी जाएंगे। इसके साथ ही हमारी और भी तिलक विहार में काफ़ी लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो राइट्स हुए थे उसमें जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उस वक्त उनकी पढ़ाई उसी टाइम ब्रेक हो गई, घर में कोई रहा नहीं कमाने वाला, जो उनके घर में था सब लूट पाट करके ले गए थे, और उनके मतलब पेरेंट्स को, उनके ब्रदर को, सबको मार दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे थे वो पढ़ाई नहीं कर पाए। वो जनरेशन जो है वो जनरेशन बिल्कुल बेकार हो गई, और वो अब हम उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी से मैंने फैसला करवाया है कि इनकी 80% फीस जो है वो हम बिल्कुल माफ़ करेंगे। और मेरे पास बबीता निकाल के देना, हमने सारे स्कूलों में हमने पॉलिसी बना दी है कि वो जो है इनका होना चाहिए। साथ में मैंने एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालकर ये कहा था कि इनको एक परिवार में एक नौकरी दी जाए। वो केस भी हम डबल बेंच से जीत चुके हैं, और 27/11/2019 को उसका ऑर्डर आया था, लेकिन आज भी दिल्ली सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं की। तीसरी बात जो है कि अपने अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं इन पीड़ित परिवारों की जो है मालिकाना हक इनको दूंगा, और बिजली के बिल जो है पिछले बिल माफ़ करूंगा। ये देख लो मैडम, ये मेरे भी साइन है इसमें, हमारे प्रधान जी जनरल सेक्रेटरी के, और हमने ये पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए 25/5/2022 को ये दोबारा हमने ये किया। इससे पहले 17 से हमने, जब से हम दिल्ली कमेटी में आए 13 से ही हमने इन बच्चों की 2013 से ही 250 बच्चे तकरीबन हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम उनकी फीस 20% हमने लेते हैं उनसे। वो भी वो बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं, कईयों की तो उनकी भी माफ़ करनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कुछ सिखों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कुछ 20% फीस कोई सिख जो है बच्चे अगर अडॉप्ट कर लें और हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पूरे साल की अगर दें तो पूरे साल की तकरीबन एक बच्चे की 9 या 10 हज़ार रुपये ही फीस होएगी, और 200 बच्चे हैं। तो हमारे सिख कौम जो है इस काम के लिए बहुत आगे होकर सेवा करती है। तो मेरी उन्हीं सभी सिख भाइयों से और दानी सज्जनों को मैं बेनती करूंगा कि उनके लिए कुछ आगे आए, और ये बच्चे
अगर पढ़ जाएंगे तो इनका भविष्य बनेगा। ये हमारे कौम की विरासत है, इनको हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इनको संभालें। और मैंने हाई कोर्ट में जो केस डाला था, आज तक नौकरी का ऑर्डर होते हुए भी केजरीवाल सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी मैंने दिसंबर में ही हमने, क्योंकि कोविड आने की वजह से ये हो गया, डिले हो गया, इन्होंने कहा हम करते हैं, नहीं किया, तो मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिट पिटीशन दूसरी अभी डाली है, जो कि अब इनको नोटिस चला गया सरकार को, बताओ इनको या ये नौकरी देंगे, नहीं तो सरकार के अधिकारी उसमें जेल जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। काफ़ी लोगों को जिनका मुआवजे का हक बनता है उनको नहीं दिए गए, मालिकाना हक नहीं दिया गया। 2017 में 10 जनवरी को केजरीवाल जी तिलक विहार में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि पिछला बिजली का बिल जो है माफ़ किया जाएगा और आगे से हम 400 यूनिट तक फ्री करेंगे, लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन इससे पहले 84 से आज तक हमारे से किसी भी सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, हमारे से उन्होंने बिल नहीं लिया और हमारे मकानों की कीमत के नोटिस हमारे को नहीं भेजे। लेकिन जब से केजरीवाल आया, ये इनको नोटिस भी भेज रहा है, मालिकाना हक, उनकी कीमत भी मांग रहा है, बिजली के बिल भी लोगों के 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए के बिल आ चुके हैं। इसके लिए हम आज भी हम फाइट कर रहे हैं। सर, आपने स्टडी के बारे में कहा, पढ़ाई के बच्चों की। हमने ना दिल्ली के जितने भी गुरुद्वारे हैं, हमने सर्वे किए। वहाँ के सेवादारों की एक तो सैलरी बहुत थोड़ी है, और वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला हुआ है, जबकि आप लोग कोटा देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, पर वो किसी फाइनेंशियली की तरफ से, जैसे सेवादारों की जो सैलरी, उसकी तरफ से इशू की वजह से उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो आपने उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स निकाले हैं ताकि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके? देखो, हमने इस विषय के ऊपर भी हमने पॉलिसी बनाई है कि जो सेवादार हमारे एम्प्लॉय नहीं, पूरी दिल्ली में जो सेवादार और ग्रंथी हैं उनके बच्चों से जो हम फीस हम की उसमें कंसेशन उनको हमने किया हुआ है। और उनका लमसम जो है हम उनसे 2,000 रुपये पर मंथ मांगते हैं। वैसे तो हमारे स्कूलों में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1600 और 2,000, और कोविड के बच्चों को भी हम यही स्कीम हमने उनको दी है। जो हमारे परिवार सिख परिवार के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने उसमें सहायता ग्रांट की है। अभी जैसे दिल्ली में सिख जो रहते हैं, सिख फैमिलीज हैं, उनकी क्या क्या समस्या आपके सामने आती हैं? देखो, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जो मेन इशू है, हमारा इशू है कि हम गरीब परिवारों की इसमें हेल्प करें। दूसरा हमारा इशू है कि हमने अपनी गुरबानी का, सिखिज़्म को, इसका प्रचार करें। और बहुत सारे हमारे को हम राजस्थान के अंदर गुरमत प्रचार सेंटर हमने खोला हुआ है। वहाँ पे हम हर गांव के अंदर पंजाबी पढ़ाने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने किया था, लेकिन पिछली सरकार, दिल्ली कमेटी ने आके बंद कर दिए थे। लेकिन जब मैंने 2002 में वो 51 स्कूल हमने वहाँ पे शुरू किए थे, वो इन्होंने बंद कर दिए, तो हम उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। और कीर्तन दरबार हम करते हैं, हम रागी जत्थे भेजते हैं फ्री में। और हमारा प्रचारक जो हैं हमारे गांव गांव जाते हैं, चाहे यूपी के हों, राजस्थान के हों, पंजाब में हों। और साथ में पंजाब में जो धर्म परिवर्तन की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसको भी हमने रोक लगाने के लिए पंजाब में बहुत बड़ा हमने सेंटर खोला दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से। और उसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। और अब बहुत तेज़ी से हमारे जो सिख हैं, जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, वापस सिक्खी में आ रहे हैं। और राजस्थान में भी जो कुछ बन गए थे उसमें से हमने अभी 5 परिवारों को वापस बैक करवाया है। और पंजाब के अंदर तो हमारा जो चेयरमैन है मनजीत सिंह मोगा जी, वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाके उसका प्रचार कर रहे हैं। कि पंजाब में यही आपने कहा कि धर्म कन्वर्जन बहुत हो रहा है। वहाँ के जो पंजाबी हैं, सिख हैं, और जो वहाँ की जो यंग जनरेशन है, युवा, वो या तो नशे में डूबे हुए हैं, या तो वहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो जो दुनिया भर में सिख रह रहे हैं, उनके लिए कुछ, जैसे उनकी जो समस्या रहती है, अब इंडिया से वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे? देखो, एक समय पंजाब के अंदर बहुत
इतना बुरा वक्त आया था कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी और हमारे जो नौजवान बच्चे थे उन बच्चों को चुन चुन कर जो वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर था, पुलिस थी, वो चुन चुन को उग्रवादी कहकर उनको शूट आउट कर देते थे और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने गोली से मार दिया था, जो कि उनका कभी कोई कसूर भी नहीं रहा। तो इस वजह से पंजाब में जो थे, हर माँ बाप चाहता था कि कोई उसका बच्चा है, जैसे कैसे उनकी जान बचानी है। तो उन्होंने, उनके पास कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं, इसलिए उन्होंने बाहर उनको बच्चों को भेजा है। लेकिन आज फिर दूसरी है, अब जब सरकार आई है फिर माहौल फिर ख़राब होने लग गया है। हर दूसरे दिन, हर रोज़ कोई ना कोई गोली से शूट आउट होते रहते हैं। तो ये हालात अगर पंजाब के ठीक नहीं होंगे तो पंजाब में जो यंग हैं वो क्यों रखेंगे। यहाँ पे हर माँ बाप चाहेगा अपने बच्चों की सेफ्टी, लेकिन वो सरकार बिल्कुल नहीं कर पा रही है। कि जो आज की जनरेशन है, जो सिखिज़्म है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है पंजाब में। वैसे तो मतलब मोस्टली पंजाब में हमने देखा, एक तो नशा बहुत हो गया है और एक जो धर्म कन्वर्जन की वजह से सिखिज़्म कम होता जा रहा है। उसके लिए आप लोगों ने, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी कमेटी ने कोई कदम उठाए हैं? देखो, वहाँ पे जिम्मेवारी तो श्रोमणी कमेटी के और हमारी दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी से ही कई गुना ज़्यादा उनका बजट है। उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उनको करना चाहिए इस क्षेत्र में, जितना तेज़ी से उनको काम करना चाहिए, इस धर्म को रोकना चाहिए। जो कन्वर्जन होते हैं वो इसमें फेल हुए हैं और इसी वजह से जो श्रोमणी अकाली दल था, सुखबीर बादल जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी सरकार, उनको इस तरह से बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसा वो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उनको चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें। जो पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहा है और जो बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, जो उनको रोज़गार की ज़रूरत है सबसे अच्छी। अगर इंडिया में उनको बहुत बढ़िया रोज़गार मिल जाए तो वो बाहर क्यों जाएंगे। यहाँ पे उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलती, तो फिर यहाँ से पलायन तो होगा। रोटी, ज़िंदगी जीने के लिए रोटी रोजी तो चाहिए। अब जैसे कि मतलब पंजाब में भी है, तो हमने दिल्ली में भी देखा है कि आप कह रहे थे कि दिल्ली में जो आपके एरिया में तिलक विहार में, वहाँ पर भी काफ़ी जो रिफ्यूज़ी एरिया है, वहाँ पर भी हमने सिखे जो बच्चे हैं वो नशे में डूबे हुए हैं। वहाँ पर भी हमने सर्वे किया तो लोगों ने यही बताया, बहुत से सरदारों के, सिखों के बच्चे जो काम नहीं करना चाहते, जैसे सेक्टर 15 है रोहिणी में, वो भी रिफ्यूज़ी एरिया है 16 में। तो वहाँ पर भी है कि लोग काम, मतलब उनके पास काम नहीं है। आप लोगों ने उनके वहाँ जाकर कुछ देखा हो प्रॉब्लम्स की, उनकी फेस क्या है, पूछा हो कभी? देखो, मैंने बताया कि जब 84 राइट्स हुए थे तो उसके बाद जो वो जनरेशन थी वो पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि उनके सिर के ऊपर माँ बाप का साया उठ चुका था, भाइयों का साया उठ चुका था। माँ अकेली थी। सरकार ने उस टाइम 10,000 रुपये मुआवजा दिया था, ना उससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सकती थी। जो इंजर्ड हुए थे उनका इलाज भी नहीं कर, उनके रहने के लिए एक भी सुई बराबर भी कोई सामान नहीं बचा था। जो फिर भी बहुत सारे लोगों ने जो हेल्प की है, जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो सरकार ने पूरी तरह से वो जिम्मेवारी नहीं निभाई। हम शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। अब जब ये कहीं कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उनके परिवार को ये नौकरी दे देते। धन दौलत, सारी प्रॉपर्टी, मकान, सारी जायदाद इन्होंने कब्जे कर ली। वो छोड़ के एक छोटे से मकान में रहें, उसकी कीमत भी इन्होंने माफ़ नहीं की। तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए इन परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। और सभी स्कूलों में इनको जो है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। टेक्निकल जो है, हमारे लिए कोटा भी होना चाहिए कि हमारे को सर्विस में हमारा रिजर्व कोटा हो। 4% 5% अगर हमारा कोटा रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को, और अब बच्चे सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे लिए 4% अगर ये कोटा भी रख लेते हैं तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। सर मैं एक आपसे एक और बात, जो ये बंदी सिखों का है, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई। बाकी जो
जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने किया था वो तो छूट गए, पर बंदी सिख की रिहाई जो अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्या चल रही है, उनकी रिहाई कब तक होगी और कैसे, कुछ आपने कुछ हल नहीं निकाला उनका समस्या? देखो, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, सबसे पहले आवाज़ मैंने ही उठाई थी। हमारे जगतार सिंह हवारा जी हैं, रजवाना जी हैं, और दया सिंह लोहिया जी हैं, और दया सिंह लोहरिया जी हैं, और एक चौथा मेरे को देवेंद्र सिंह भुल्लर जी हैं। तो मैंने इनके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, मेरे पास अखबार की कटिंग भी है। आज ये सारे आज सारे बंदी सिंहों की बात कर रहे हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, जब ये सरकार के अंदर इन्वॉल्व थे, जब सरकार के अंदर भाईवाल थे, तब इनको याद नहीं आई? जब इनकी सत्ता घिसक गई, जब इनकी जब मैं आवाज़ उठाता तो मेरे को कहता ये तो लुबाना पागल है, ये ऐसे ही कहता रहता। अरे यार, वो उन आदमियों ने, उनका क्या कसूर है? 20-20 साल, 25-25 साल उन्होंने जेलों में काट लिए। उनका बाहर आना, जितनी सजा है उससे ज़्यादा वो काट चुके हैं। उनको फिर भी सरकार जो है उनको छोड़ नहीं रही। तो हम इसके लिए बहुत जल्दी, क्योंकि मैं इसके लिए आवाज़ उठाने वाला था, लेकिन मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अभी मेरे 3 स्टंट मेरे को डले हैं, तो मैं अभी इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल में करने लगा हूँ। लेकिन मैं अब जैसे ही थोड़ा सा और टाइम लेके हम इसको सरकार से भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इनकी रिहाई हो जाएगी और वो लोग अपनी जो उनकी जो ग्राउंड है, उनकी ज़मीन जो खिसक गई है, वो अपना आधार बनाने के लिए इनको ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्वार्थ की राजनीति नहीं चाहिए। इनको ईमानदारी से इन जो बंदी सिंह हैं उनके लिए करनी चाहिए। और मैं बंदी सिंहों के जो पेरेंट्स हैं, बंदी सिंह के जो रिश्तेदार हैं, मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि वो अगर हमारे को अपनी फाइल, या दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी से जितना भी बड़ा वकील उनको एडवोकेट चाहिए तो हम देंगे। हमारे प्रधान जी हरमीत कालका जी, उन्होंने भी कहा है, जगदीप सिंह कालो जी ने कहा है, और जितनी भी हमारी टीम है वो दिल से चाहती है कि ये बंदी सिंह बाहर आने चाहिए। लेकिन अकाल तख्त ने जब ये कमेटी बना दी तो उसके बाद इन्होंने ही उस कमेटी को मतलब खेरू खेरू कर दिया। उसमें फूट डालने का इन्होंने काम किया। जब इन्होंने यहाँ पे मार्च रखा तो हमारे को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो ये चाहते ही नहीं है कि इसको बंदी सिंह बाहर आए, क्योंकि जो आज हम दिल्ली कमेटी में, हमारे को दिल्ली की सिख संगत ने हमारे को सेवा करने का मौका दिया है, तो हमारे पास हमारी बात सरकार भी अच्छी तरह से सुन सकता है। लेकिन ये एक दूसरे की टांगे खींचने के पीछे लगे हुए हैं, ताकि जिससे काम ये ना हो। सिर्फ बयानबाजी, अखबारों में बयान दे सकते हैं, बाकी इनकी कोई, आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री को मिलने की कोशिश नहीं की, होम मिनिस्टर को मिलने की कोशिश नहीं। अपने काम के लिए मिल लेते हैं, जब इनकी बात आती है तो उनके वो बात वहाँ पे नहीं उठाते। जब इनको करना चाहिए इन्होंने नहीं किया, वो समय इन्होंने गवा दिया। इनकी इनकी सरकार पंजाब में थी, इन्होंने नहीं छोड़ा। आज जब सत्ता इनकी चली गई तो इनको याद आ रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, वो भी किसी परिवार के बच्चे हैं, इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने किसी के साथ, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, वो कौम के लिए अपनी कुर्बानी देकर आए हुए हैं। आज वो अंदर हैं, जेलों के अंदर, और उन्होंने हमारे को, सिखों को मान सम्मान जो सौंपा है, वो हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है उनके लिए ईमानदारी से काम करें। सर, जो हरियाणा में एक मतलब कि न्यू कमेटी बनी है गुरुद्वारा की, उसके बारे में आप बताएंगे? देखो जी, ये परमजीत सिंह सरना जो है, इन्होंने ये कमेटी बनाई, और बादल साहब के साथ इनका 25 साल तक विरोध रहा। रोज़ाना पानी पी पी के उनको कोसते थे, उनकी निंदा चुगली करते थे, उनको गालियां देते थे। आज वो एक साथ हो गए। हरियाणा कमेटी बनवाने में सबसे अहम रोल किसका है? परमजीत सिंह सरना का। आज वो कहते हैं कि ये गलत है। अरे तूने बीज तो तूने ही बोया है, अब इसको सही करने की अब बारी आई है। तो जब वो कमेटी फ्रेम कर दी, इलेक्शन हो गया, वहाँ पे बना दी है, पार्लियामेंट में एक्ट को पास कर दिया गया, तो अब जब इन्होंने बीज बो दिया है तो भुगतेंगे, तो यही भुगतेंगे ना अब।
और एक लास्ट क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लोकप्रिय हैं अमृतपाल सिंह। मतलब उनका जो आज उनकी विचारधारा है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उनके बारे में बताएंगे कुछ? देखो, अमृतपाल एक सच्चे सुच्चे इंसान है। वो सिखों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कोई कुर्सी नहीं चाहिए। वो तो एक हमारे सिखों की आवाज़ बन के आ रहे हैं और हर सिख की वो दुख सुख की बात को उठाते हैं। उन्होंने कहा जितने साल हमने जीना है ईमानदारी से ये जिएंगे। ये तो कभी भी हमारे को गोली मार सकते हैं, तो फिर डरें क्यों। वो सही दिशा बच्चों को, नौजवानों को दे रहे हैं और उससे पंजाब में नशा के अंदर जो है काफ़ी काफ़ी लोग मतलब छोड़ छोड़ के उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक ये खुशी की बात है कि और उसका समर्थन सभी को करना चाहिए। जी। और आपकी जो श्रोमणी अकाली दल स्टेट, दिल्ली स्टेट की जो कमेटी है, उसकी क्या विचारधारा है? देखो, हम यही चाहते हैं कि देखो हमारे सिखों के साथ जो भी अन्याय होता है, चाहे हमारा जो भी मुद्दे हैं, चाहे बंदी सिंह हो, चाहे डांगमार गुरुद्वारा हो, चाहे ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हो, तो वो सभी आज़ाद होने चाहिए। और इस टाइम हम मोदी जी से हम अब प्रधान जी हमारे टाइम मांग रहे हैं, उनसे मोदी जी से मिलके इन इशू के ऊपर बात करेंगे और बहुत जल्दी इनका हल निकलेगा। हमारे को हम इंदिरा गांधी जो अपना एयरपोर्ट है, उसका नाम भी हम गुरु तेग बहादुर साहब के लिए हमने बोला है कि गुरु तेग बहादुर साहब जो हैं हमारे 9वें गुरु, उनके 400 साला शहीदी समागम वो चल रहे हैं, तो उसके अंदर उनको नाम बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री से उम्मीद है और कि हमें चाहिए, उम्मीद है कि वो इसको करेंगे। और जो 26 दिन को छोटे साहिबजादों को शहीदी आ रही है, वीर बाल दिवस के बारे में आप हमारी जो जनता है उनको कुछ बताइए। देखो, वीर बाल दिवस हमारी बहुत दिनों से ये डिमांड थी और हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, इन्होंने उठाया था। बहुत सारे एमपीओं का से साइन करवा के उन्होंने ये किया था और प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस नाम बाबा जुझार सिंह और बाबा फतेह सिंह के नाम से उनको संकेतित करते हुए ये वीर बाल दिवस घोषित किया है। और अभी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से भारत सरकार 26 दिसंबर को इंडिया गेट के ऊपर ये मना रही है। तो और इसका जो है 35 भाषाओं के अंदर सभी सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में इनका सिलेबस में मतलब उन्होंने नोट करवा दिया है और इनको ये पढ़ाया भी जाएगा, जो कि बहुत बड़ी, उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। और आने वाले कुछ समय में हर बच्चा, उनको पता होगा कि ये कौन बच्चे थे, इन्होंने क्या किया था देश के लिए, तो वो सब आदमियों को हमारे इतिहास के बारे में मालूम होएगा। जी, धन्यवाद।